हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू, वो भी क्लास 11 से। और चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा के बंडल को क्या कहते हैं। जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो जनरली हम ये थ्योरी पढ़े हैं, प्लैंक की थ्योरी। प्लैंक ने कहा था, मैक्स प्लैंक ने कहा था कि ये जो सन है ना, सन, उससे जो रेडिएशन आ रही है ना, वो रेडिएशन जो है वो पैकेट के फॉर्म में आ रही है। किस फॉर्म में भाई? पैकेट। जैसे कुछ इस तरीके से, ये पैकेट, ये पैकेट, ऐसे ऐसे जो है ना ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में आ रही है। ठीक है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे, ये जो ऊर्जा निकल रही है सूर्य से वो कुछ इस रूपों में आ रही है। मतलब ये छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में आ रही है। और इन्हीं बंडलों या पैकेट को उन्होंने नाम दिया था क्या भाई? फोटान नाम दिया था। क्वांटा या फोटान, क्या नाम दिया था? फोटान। ठीक है, तो जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं उनको हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी सूर्य से जो रेडिएशन निकल रही हैं वो किस रूप में निकल रही हैं? ऊर्जा के। देखिए, ये छोटे छोटे बंडल मैंने बनाया है और उसने बताया था कि सभी बंडल, जैसे ये मान लीजिए कि ये मैं नाम कर देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट बंडल, ठीक है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ऐसे ऐसे आप किसी को भी ले सकते हैं, ये 7 ना। तो अब आप किसी भी बंडल को, जैसे आप चाहते हैं कि इसकी एनर्जी चेक किया गया, तो इसकी एनर्जी जो है वो बराबर आ गई h म्यू के, जहाँ h जो है वो फ्लाइंग कांस्टेंट है। और ठीक उसी प्रकार से इसकी भी एनर्जी चेक की गई ना, तो वो भी आया किसके बराबर जानते हैं आप? E बराबर, वो भी निकला किसके? h म्यू के बराबर। यानी आप किसी भी फोटान की एनर्जी, एक फोटान की एनर्जी निकालेंगे तो सभी की जो एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आएगी भाई? h म्यू के बराबर आएगी। h म्यू के बराबर आएगी। यानी एक फोटान की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? h म्यू के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा था बस सिंपल सा क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो भाई उनको हम फोटान कहते हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा यह क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की है वो सबसे पहले मैक्सवेल ने किया था। और उसने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कई प्रकार की होती हैं, जैसे माइक्रोवेव, लॉन्ग, ये देखिए मैं लिख देता हूँ, लॉन्ग रेडियो वेव, ये चलिए लॉन्ग लोर मीर, देखिए दोस्तों, ये L है, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, LOR। ठीक है, लॉन्ग रेंज रेडियो वेव। तो देखिए, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वह कई प्रकार की होती हैं, ये आपके सामने लिखी हुई हैं। तो इनमें से जो है मैं बताऊं तो आपसे बस यही पूछा है कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ये जो जेड है इसका मतलब होता है कॉस्मिक किरण। क्या होता है? ये है कॉस्मिक किरण। और ये जो है, ये वाई जो है वो गामा की तरह बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं गामा किरण। इसको क्या बोलते हैं? गामा किरण। और ये जो एक्स है, एक्स का मतलब होता है एक्स रे। एक्स रे मतलब एक्स किरण। एक्स से क्या हो जाएगा? एक्स किरणें। ठीक है, यू भी मतलब, यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन, यानी पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र जिसमें आते हैं वो हो जाएगा। और इंफ्रारेड, IR से क्या हो जाएगा? इंफ्रारेड। इसको हम बोलते हैं क्या भाई? अवरक्त किरण। क्या बोलते हैं? अवरक्त किरण। और M से क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। जिसको क्या बोलते हैं भाई? सूक्ष्म तरंगे बोलते हैं। ठीक है भाई, सूक्ष्म तरंगे। और लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, तो रेडियो वेव से जान ही रहे हैं कि रेडियो तरंगे। तो इसमें से पूछा है आपसे कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा जो बीटा किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्योंकि इसमें बीटा किरण का कहीं नाम नहीं आया है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। जैसे अल्फा किरणें आ जाए या बीटा किरणें आ जाए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। पर गामा किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, पर अल्फा और बीटा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको बताना है कि निम्न में से
किस रंग का तरंगदैर्ध्य महत्तम होता है, मतलब कौन सा वह कलर है जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो अभी मैंने लिखा था कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैंने लिखा हुआ था। तो आपने देखा, जैसे मैंने लिखा था, मैं लिख देता हूँ फिर से। लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल रीजन, एक्स, वाई और जेड, ये हैं कुछ किरणें, ठीक है। तो पहले को बोलते हैं लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी विजिबल रीजन, कुछ ऐसे कुछ और एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रे, ये किरणें हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हमसे तरंगदैर्ध्य का ऑर्डर पूछा है, तो हमको सबसे पहले जानना होगा तरंगदैर्ध्य किस पे डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो लॉन्ग रेंज रेडियो वेव है, इसकी जो ऊर्जा होती है ना, ये सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम। नीचे का मतलब है कि सबसे कम होती है। और जो ये कॉस्मिक रे है, ये जो जेड है, इसको बोलते हैं कॉस्मिक रे, इसकी जो एनर्जी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा होती है। ऊपर का मतलब सबसे हाई होती है, ठीक है। ये ऊर्जा का क्रम है। और अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ई बराबर होती है एच म्यू के बराबर होती है। म्यू मतलब आवृत्ति, ठीक है, ये आवृत्ति। ये अभी मैंने इससे पहले फ्लैंक की थ्योरी समझाया आपको ऊपर, तो मैंने बताया। तो जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी उसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी आवृत्ति जो होगी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो हमको ये भी पता है कि जो म्यू होता है, म्यू जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के, तरंगदैर्ध्य के। तो जिसके लिए म्यू की वैल्यू जो है, हमसे बस क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि महत्तम तरंगदैर्ध्य, इसको अधिकतम बनाना है तो इसको हमको क्या करना होगा, न्यूनतम करना होगा भाई। अगर तरंगदैर्ध्य को अधिकतम करना है, इस वेवलेंथ को अधिकतम करना है, तो म्यू को क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम करना पड़ेगा भाई। तो म्यू न्यूनतम कब होगा, जब एनर्जी जिसकी कम होगी। तो एनर्जी किसकी कम है भाई, तो एनर्जी कम है रेडियो वेव की, यानी ये जो पहला है रेडियो वेव, ये जो मैं गोला किया हूँ रेडियो वेव, ये जो मैं अभी गोला कर रहा हूँ या कर दिया हूँ, ये किया हूँ मैं, इसकी जो ऊर्जा है वह सबसे कम है। ऊर्जा सबसे कम है मतलब जो आवृत्ति है वह सबसे कम हो गई। आवृत्ति कम हो गई तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसका जब ये वैल्यू कम हो गई तो ये वेवलेंथ जो है वह क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब जो सबसे कम, सबसे ज़्यादा जो अगर तरंगदैर्ध्य होगा, महत्तम तरंगदैर्ध्य होगा, तो किसका होगा मेरे दोस्त, तो वो होगा मेरे दोस्त किसका, वो होगा रेडियो वेव का, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है। तो रेडियो वेव का तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दिया हुआ है अगला क्वेश्चन कि निर्वात में जब विद्युत चुंबकीय विकिरण गति करती है तो किस बात पे निर्भर करती हैं। तो मेरे भाई, जब निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण गति करती है तो आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय किरणें जो होती हैं जब निर्वात में गमन करती, मतलब जैसे ध्वनि तरंगों को चलने के लिए या जल तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कुछ मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। पर जो विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो निर्वात में भी गति कर सकती हैं। और निर्वात में जो उनकी गति होती है वो कितनी होती है, 3 × 10 के घाते 8। कितना होता है भाई, 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये इतनी होती है निर्वात में इनकी गति। तो आपको पता है कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में गति करती हैं तो चाहे कोई भी तरंग हो, चाहे एक्स रे हो, चाहे गामा रे हो, चाहे माइक्रोवेव, चाहे इंफ्रारेड, किसी भी प्रकार की सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वह निर्वात में सेम स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट से गति करती हैं। इसका मतलब वो किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब कि अगर निर्वात में विद्युत चुंबकीय किरणें गति कर रही हैं तो वह किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करेंगी, यानी इनमें सभी के लिए विद्युत चुंबकीय विकिरण जब निर्वात में गति करता है तो उसकी क्या होती है, गति समान रहती है। आपने पढ़ा भी है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि निम्न में से किस विकिरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम है। आपसे तरंगदैर्ध्य न्यूनतम पूछा है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। अगले पेज पे क्वेश्चन, तो अगले पेज पे इसका आपको ऑप्शन मिलेगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, निम्न में से किसका जो तरंगदैर्ध्य है वह क्या है, न्यूनतम है। तो तरंगदैर्ध्य न्यूनतम बताना है आपको। तो आप देखिए अगले स्लाइड पे क्वेश्चन, अगले स्लाइड पे क्वेश्चन ये है। आपको इसमें बताना है, 1 मिनट दोस्तों, आपको इसमें बताना है कि ये ऑप्शन आपके सामने है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो आपको इसमें बताना है कि जो तरंगदैर्ध्य किसका सबसे कम है,
आपको यही बताना है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो आप बताइए दोस्तों किसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। अभी मैंने बताया था कि जो ई होती है, सॉरी, जो एनर्जी होती है ई, वह बराबर होता है एच म्यू के। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसका तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा, क्योंकि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। तो आपको यही पता करना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा होता है सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रे का। कॉस्मिक रे की एनर्जी ज़्यादा हो गई, मतलब ये इसकी वैल्यू म्यू की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब म्यू की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो जो कॉस्मिक रे होती हैं उनका सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य। और कॉस्मिक रे से पहले क्या होता है भाई, गामा रेस। तो गामा रेस का भी ऑप्शन है, गामा रेस का ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन पे चले जाएंगे। कॉस्मिक रे ऑप्शन है नहीं, तो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारा गामा रे है, तो गामा रे को मार देंगे। उसके बाद जो तरंग दैर्ध्य कम होगा वो किसका होगा, गामा रे से पहले आता है एक्स रे। अगर ये गामा रे नहीं होता तो तब हम मारते किसको, एक्स रे को। ठीक है, और रेडियो वेव का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, हमने इससे पहले अभी देखा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, ए। गामा रेस का जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा वो सबसे जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। गामा रे की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से, आपको बताना है कि निम्न में से किसकी अपेक्षा अवरक्त किरण की ऊर्जा अधिक होती है। मतलब अवरक्त किरण की ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। अवरक्त किरणें मतलब, देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हो गया लॉन्ग रेंज रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, लोअर मिड यूवी एक्स, ये यू है, यूवी एक्स वाई जेड। तो जो आपको पता है कि जो कॉस्मिक रे है, लास्ट में जो जेड में लिखा हूँ, ये कॉस्मिक रे, इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये लॉन्ग रेंज रेडियो वेव जो है, इसकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है भाई। ठीक है, तो एनर्जी सबसे कम होती है। तो आपको बताना है कि अवरक्त किरण मतलब ये हो गया IR, इंफ्रारेड को अवरक्त किरण बोलते हैं हिंदी में, किसकी अपेक्षा इसकी ऊर्जा जो है अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सरे की एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड से, ये एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा है। उसके बाद पराबैंगनी किरण की भी ज़्यादा है, पराबैंगनी में ये आएगा UV, इसकी भी ज़्यादा है। और उसके बाद गामा किरण, देखिए जो अगर बात करें हम ना किसकी, ये पूछा है अवरक्त किरण की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी, तो यही पूछा हुआ है। तो आपको बताना है, तो हम कह दें कि ये जो माइक्रोवेव है, देखिए माइक्रोवेव इससे सूक्ष्म तरंगों की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, कम होगी, किससे, अवरक्त किरण से। तो यही हमसे पूछा था कि अवरक्त किरण की ऊर्जा जो है वह किससे अधिक है। तो किससे अधिक है भाई, माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव मतलब सूक्ष्म तरंगों से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है भाई, सूक्ष्म तरंगे, यानी ये जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। जो ऑप्शन नंबर डी है, ई है, ई, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, दृश्य प्रकाश किस में आता है पता है, ये जो यूवी रीजन है ना, इसी में दृश्य प्रकाश भी आता है, जिसका वेवलेंथ जो होता है वह 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। 4 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, एंगस्ट्रॉम में रहेगा, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, तो सभी देखिए IR यानी अवरक्त किरण से सभी इधर ही किरणें जो दिया है, पहला लीजिए या एक्सरे लेंगे तो भी देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्सरे या गामा रे या कॉस्मिक रे, सभी जो हैं वो क्या हैं, इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं। पर इंफ्रारेड किससे ज़्यादा एनर्जी रखता है, तो वो है सूक्ष्म तरंगों से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जब निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि जो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें गति करती हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से गति करते हैं, यानी 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतनी स्पीड से गति करती हैं। यानी ये किसकी स्पीड है भाई, स्पीड ऑफ लाइट, c की वैल्यू है ना, यही तो प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में जब भी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग गति करती है तो वह हमेशा याद रखिएगा लाइट के स्पीड से गति करती है, उसी को प्रकाश का वेग कहते हैं। यानी वह किसकी गति से गति करेगा भाई, तो वह गति करेगा प्रकाश की चाल से। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। गलती से वो CL लिख गया है, पर वो होना चाहिए C केवल। ठीक है दोस्तों, तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, c² मतलब प्रकाश की वेग का 2 गुना और c/2 मतलब प्रकाश की वेग का आधा। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है कि जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वह कितना होता है। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। वहीं अभी इससे पहले मैंने बताया कि दृश्य प्रकाश का मतलब जिसमें हम किसी वस्तु को देख रहे हैं उसका वेवलेंथ, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वह कितना होता है भाई, 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। कितना होता है भाई, 4000 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ये जो सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण है जो ऊष्मा को उत्पन्न करता है। मतलब जैसे गर्मियों के समय में हमको गर्मी की महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, तो सूर्य से तो बहुत सारी रेडिएशन आ रही है। अभी मैंने बताया कि सूर्य से कई प्रकार की जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलती है। तो उस विद्युत चुंबकीय विकिरण में कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो जिससे हमको गर्मी की महसूस होती है, यानी ऊष्मा की महसूस होती है। कौन सी वैसी विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा अवरक्त किरण है ना, अवरक्त किरणें ये हमको गर्मी का महसूस कराती हैं। अवरक्त किरणों के कारण हमको महसूस होता है कि ये जो हैं गर्मी को महसूस करा रही हैं। और ये जो पराबैंगनी किरण है, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ये पराबैंगनी किरण अगर ये हमारी त्वचा मतलब धरती पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए तो हमारी त्वचा क्या हो सकती है, जल सकती हैं। और यह दृश्य प्रकाश जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। और पराबैंगनी किरण हमको क्या करती है, गर्मी में ये हमारी त्वचा को जला सकती हैं। और अवरक्त किरणों से हमको गर्मी क्या महसूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, जो गर्मी का ऊष्मीय प्रभाव का अनुभव कराता है वो हमको अवरक्त किरण कराता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैं नेक्स्ट अगले पेज पे लेता हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट दोस्तों मुझे समय दीजिएगा, बस 10 सेकेंड। आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे इसलिए मैं सेट कर देता हूँ, फिर से पेज बदल रहा हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अब आप आंसर बता सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कैथोड किरण का गुण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, ऐसा है जो जिनमें कैथोड, इसमें कौन सी ऐसी 4 बातें लिखी गई हैं, कौन सी ऐसी बात है कि वह कैथोड किरण को गुण को नहीं दर्शाता है। तो आपको बताना है। तो पहला दिया है कि कैथोड किरणें छाया बनाती हैं, तो बिल्कुल सही बात है कि कैथोड किरणें छाया बनाती हैं। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं, गुण नहीं है। मैंने बताया था कि अगर किसी जो कैथोड किरणें जब निकलती हैं तो उनके बीच में कोई ठोस पदार्थ रख दिया जाए तो उसकी छाया बनती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैथोड किरणें ऊष्मा को उत्पन्न करती है। मैंने बताया था कि अगर किसी ठोस पदार्थ को बीच में रख दिया जाए तो उससे टकराते टकराते कैथोड किरणें उसको क्या कर देती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, यानी हीट उत्पन्न करती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। जो अगला है वो प्रतिदीप्त उत्पन्न करना। प्रतिदीप्त मतलब चमक उत्पन्न करना। तो मैंने बताया था कि कैथोड किरण नलिका जब किया जा रहा था तो उधर फ्लोरोसेंस लगाया गया था, यानी प्रतिदीप्त पदार्थ लगाया गया था। और वो प्रतिदीप्त पदार्थ जो था वो कौन सा था भाई, ZnS का था, जिंक सल्फाइड का, जिस पे टकरा करके कैथोड किरणें जो है वो चमक को उत्पन्न कर रही थी। तो यानी ये भी बिल्कुल सही बात है। और लास्ट है कि यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता है। तो भाई ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। मैंने बताया था कि जो कैथोड किरणें हैं उन पर जो है आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। तो आवेश होने के कारण ये क्या होती हैं भाई, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, एक्चुअल में सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो मेरा डी हो जाएगा। इस कथन के अनुसार कौन सा गलत है, तो ये बात जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैथोड किरण के संबंध में कौन सा, फिर वही क्वेश्चन है, कैथोड किरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है कैथोड किरणों के संबंध में। तो आपको बतानी है कैथोड किरणें, पहला है कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज होती हैं। ठीक है भाई, कैथोड किरणें, पहला हमको पता चला कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन पुंज होती है। आपको मैं बता दूं, ट्रिक मैं बताता हूं आपको, एक शब्द याद रखना है, पैनिक। कौन सा शब्द भाई, 1 मिनट दोस्तों, आपको जो है पैनिक शब्द याद रखना है, पैनिक। तो ए से ये हो गया एनोड, क्या हो गया, ए से हो गया एनोड, और पी से हो गया पॉजिटिव। ठीक है, पी से हो गया पॉजिटिव, तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और सी से हो गया कैथोड, सी से क्या हो गया, कैथोड, और कैथोड क्या हो जाएगा भाई, निगेटिव हो जाएगा। कैथोड क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो कैथोड किरणें जो होती हैं निगेटिव होती हैं। निगेटिव मतलब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो भाई एकदम बात एकदम सही है कि कैथोड किरणें जो होती हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होती हैं। यह आवेशित कण है, सही बात है, ऋण आवेशित। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कैथोड किरणें जो होती हैं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होती हैं, तो आवेशित तो है ही, तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होती है।
यह प्रकाश की चाल से चलती हैं। क्या भाई ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, आपको बताना है। तो ये बिल्कुल बात गलत है, ये प्रकाश की चाल से नहीं चलती हैं। और कैथोड किरणें जो होती हैं विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, तो ये भी बात एकदम क्या है, सही है। तो ये बात भी एकदम सही है। तो आपसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा ना। इस हिसाब से पूछा है गलत कौन सी बात है, तो गलत यही तीसरा जो आप आता है ये गलत है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो E/m का अनुपात है वो किसने निर्धारित किया। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, मतलब विशिष्ट आवेश। E/m को क्या बोलते हैं भाई, विशिष्ट आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश, ठीक है दोस्तों, विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो विशिष्ट आवेश है इसको किसने, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश के मान को यानी E/m को किसने निकाला था। तो मैंने बताया था कि जो E/m का अनुपात है वो हमको दिया था किसने, जे थॉमसन ने। किसने दिया, जे थॉमसन ने। E/m का अनुपात यानी विशिष्ट आवेश का जो मान निकाला था वो जे थॉमसन ने निकाला था, ठीक है। कैथोड किरण नलिका द्वारा, किससे, कैथोड किरण नलिका द्वारा। जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो एनोड किरणें हैं, जो एनोड किरण है इसकी खोज किसने की। कैथोड की नहीं पूछ रहा है, वो एनोड की पूछ रहा है। तो एनोड की खोज जो है आपको पता है कि एनोड किरणें किसने खोजा। तो एनोड किरणों की खोज जो है आपको बतानी है। एनोड किरणों की खोज, पहला ऑप्शन है गोल्डस्टीन, दूसरा है स्टोनी, तीसरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है अगले पेज पे, तो मैं अगला पेज दिखाऊंगा अभी आपको, और चौथा भी ऑप्शन नहीं पता है। तो आपको बताना है कि किसने खोजा। तो मैं अगले पेज को भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें अगले पेज में है क्या। तो जो चौथा पेज है उसमें दो ऑप्शन है, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। उसमें दो ऑप्शन है, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने जो है, एक मिनट दोस्तों, अब ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कि किसने जो है खोजा था कैथोड किरण को। तो कैथोड किरण को जो है वो गोल्डस्टीन ने खोजा था। किसने, गोल्डस्टीन ने। जो ऑप्शन ए था उसमें वही सही था, गोल्डस्टीन, ठीक है भाई, गोल्डस्टीन ने खोजा। तो कैथोड किरण को किसने खोजा था भाई, गोल्डस्टीन ने खोजा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैथोड किरण बनी होती हैं। कैथोड किरण कैसी, किसकी बनी होती हैं। तो कैथोड किरणें जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो भाई मैंने अभी बताया था कि एनोड किरणें जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित कणों द्वारा मिलकर बनी होती हैं। यानी जो कैथोड किरणें होती हैं, देखिए मैंने अभी बताया था कि आप एक शब्द याद रखिएगा, पैनिक। कौन सा शब्द, पैनिक। पी, ए का मतलब मैंने बताया था अभी एनोड, और पी का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या, प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन। और सी का मतलब मैंने क्या बताया था, सी का मतलब मैंने बताया था कैथोड। क्या बताया था भाई, कैथोड। और कैथोड क्या हो जाएगा भाई, एन का मतलब क्या है, निगेटिव। तो कैथोड क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बताया भाई, ए मतलब एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव, सी मतलब कैथोड, कैथोड मतलब निगेटिव। तो कैथोड किरणें जो होती हैं निगेटिव किस पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो कैथोड किरणें कैसी होंगी भाई, ऋण आवेशित कण होंगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, ऋण आवेशित चार्ज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋण आवेशित कणों द्वारा मिलकर बनी होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो न्यूट्रॉन की खोज है ना वो बहुत देर से हुई, क्यों, इसका कारण बताइए। तो भाई हमको पता है कि न्यूट्रॉन जो है, देखिए ये होता है नाभिक, ठीक है भाई, ये है नाभिक, और ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं, ठीक है। और इन वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता रहता है भाई, घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, घूमता रहता है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और इस नाभिक में जो है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब हमको पता है, ठीक है भाई, कि हमको पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हो गया, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो उदासीन कण है ये, जो न्यूट्रॉन है वह क्या है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जिसके कारण, कोई चार्ज न होने के कारण इसकी खोज जो है वह बहुत क्या हुआ, बहुत देर से हुआ, ठीक है, लगभग 1935 में हुआ, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, जिसके कारण इसका खोज जो है क्या हुआ, बहुत देर से हुआ। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि, हमसे अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई ये बताइए कि प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया। तो आपको पता है कि प्रोटॉन का जो खोज था किसने किया था भाई, प्रोटॉन का जो खोज है किसने किया भाई। तो सबसे पहले प्रोटॉन को देखा तो खोजा तो गोल्डस्टीन ने था, किसके द्वारा खोज किया गया, गोल्डस्टीन के द्वारा, और जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया भाई, तो वो रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था। तो प्रोटॉन का खोज जो है वो किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया, किसने किया, गोल्डस्टीन ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संयुक्त रूप है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं हैं ये। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, इसके हम सम को, इसके योग को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो अगले पेज पे मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके जो सम को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसके जो, एक मिनट दोस्तों, तो इसका जो सम है वो मेरा क्या कहलाता है भाई, न्यूक्लियॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो न्यूक्लियॉन जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो एक तत्व है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या बताता है। तो भाई देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई तत्व यह है एक्स, ठीक है, एक्स है, यहाँ पे लिखा रहता है जेड, यहाँ पे लिखा रहता है जेड, और यहाँ पे लिखा रहता है ए से हो गया एटॉमिक नंबर, सॉरी ए से हो गया परमाणु भार। ए का मतलब क्या है, परमाणु भार। ये जो हो गया ये भार हो गया या द्रव्यमान हो गया, और ये जो जेड जो है वह क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। ये क्या हो गया, क्रमांक हो गया, ठीक है भाई, ये परमाणु क्रमांक हो गया। तो जो परमाणु क्रमांक है वो किसको बताता है, आपको ये बताना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई परमाणु उदासीन है या तत्व उदासीन है, तो जो जेड होता है वह बराबर होता है किसके, पी के, वो बराबर होता है किसके, ई के। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। अगर कोई उदासीन परमाणु है तो उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर सिंपल भाषा में पूछा जाए तो जेड जो है वो किसको बताता है, प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। किसको बताता है भाई, प्रोटॉनों की संख्या में, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को। तो ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, यानी वो प्रोटॉनों की संख्या को बताएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दीजिएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछ रहा है कि, हाँ, हमसे पूछ रहा है कि एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना दिया हुआ है भाई, परमाणु क्रमांक देखिए ऐसे ऐसे लिख लीजिए। एक तत्व है, ये जेड है, ये ए है, ठीक है, तो ये ए है। तो हमको दे दिया है परमाणु क्रमांक, यानी जेड की वैल्यू जो है वह दिया हुआ है 25, ठीक है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। और परमाणु भार ए की वैल्यू दिया हुआ है कितना भाई, ए का वैल्यू दिया हुआ है 55, ठीक है। तो हमसे उसके नाभिक में होंगे, आपको बताना है उसके नाभिक में होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह किसके बराबर हो जाता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है हो जाता है परमाणु क्रमांक जेड के बराबर। तो जेड कितना है 25, तो प्रोटॉन जो हो जाएंगे वो 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 25 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब निकालना होता है तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, हम परमाणु भार में से, यानी ऊपर वाले में से, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है भाई, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू है 55, ठीक है भाई, और जेड की वैल्यू है 25। जब 55 में से 25 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब 55 में से 25 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 30। कितना मिल जाएगा, 30। यानी इस तत्व के अंदर 30 न्यूट्रॉन भी हैं।
यानी 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। तो 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। तो 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से एक परमाणु, जैसे एक परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह क्या बनाएगा भाई। जैसे एक सोडियम मैं परमाणु ले रहा हूँ, सोडियम परमाणु है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागेगा तो क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये त्यागेगा भाई तो ये प्लस चार्ज बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लस चार्ज अपने ऊपर लाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये प्लस चार्ज बनाएगा, यानी एक धनायन बनाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो एक धनायन बनाएगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो दो धनायन बनाएगा। तो इसने बोला है कि एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वह एक धनायन बनाएगा, मतलब धनायन बनाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अक्रिय गैस क्या होते हैं भाई, अक्रिय गैस का नाम मैं बताता हूँ। अक्रिय गैस मतलब जो 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो 18 ग्रुप है उनको अक्रिय गैस बोलते हैं, या जीरो ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं भाई, जीरो ग्रुप एलिमेंट, यानी जीरो समूह के तत्व बोलते हैं। अक्रिय गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो वाह्य कोश में होते हैं वह जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ दीजिएगा, हीलियम को छोड़कर सभी के वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अक्रिय गैसों के वाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हमसे यहाँ पे पूछा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह हमारी भाई 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। हीलियम को छोड़ दीजिए तो अक्रिय गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है। और बाकी सभी, मुझसे वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं पूछा है भाई, हमसे पूछा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पेज पे अगला क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको देखिए। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है, 1 मिनट, आपको ये बताना है 22 नंबर का क्वेश्चन है कि 22 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन 2- है, ये लिखा हुआ है O2 के पावर पे 2-, ठीक है। इसके साथ कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऐसे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो इनमें कौन सा है जो ऑक्सीजन 2- के साथ सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आपको दिया है नाइट्रोजन 3-। तो नाइट्रोजन 3-, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसमें टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और O2 में भी कितने हैं, O2- में भी कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 10 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसमें भी हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसमें भी कितने बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये तीनों जो है नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम, ये एक दूसरे मतलब इसके साथ क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो बचा कौन भाई, ये एल्युमिनियम 2+, इसमें जो है 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर आवेश क्या होगा। देखिए इस पे जो है प्रोटॉन जो दिया है, पी की वैल्यू जो दी हुई है, प्रोटॉन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, 17, ठीक है। अगर परमाणु उदासीन होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके बराबर होता है, ठीक है, 17 होना चाहिए, पर इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो गया है, 18 हो गया है। तो पूछा है उस पर चार्ज कितना होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब जो भी परमाणु है, ये मान लीजिए X परमाणु है, तो इसने क्या किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया होगा, तभी ना भाई 17 प्रोटॉन। देखिए क्योंकि उदासीन परमाणु होगा तो E बराबर होगा किसके, P के, और ये बराबर होगा किसके, Z के। तो अब ये इसमें 17 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन की वजह 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो 17 थे, तो 17 इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए थे, पर है नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया, गेन किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक उस पर क्या आएगा, 1- चार्ज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ट्रीटियम है, ट्रीटियम देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो ट्रीटियम इसको बोलते हैं, ये देखिए ये 1H1, 1H2, 1H3, इसको बोलते हैं
प्रोटियम, पहले को 1H1 को प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम, इसको क्या बोलते हैं ट्रीटियम। ये जो लास्ट है हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है, ये रेडियो एक्टिव भी होता है और इसको बोलते हैं ट्रीटियम। तो इसी में पूछा है कि इसमें कितने इसके नाभिक में होंगे। तो भाई देखिए परमाणु क्रमांक तो सबका एक है, तो प्रोटॉन की संख्या जो हो जाएगी वह 1 हो जाएगी, सबके लिए जेड की वैल्यू तो 1 ही है, तो प्रोटॉन तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा इलेक्ट्रॉन तो दिया ही नहीं है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है हमसे, तो न्यूट्रॉन जो होगा वह कितना हो जाएगा भाई 3। अब न्यूट्रॉन को निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि n बराबर होता है a माइनस जेड। n बराबर क्या होता है भाई a माइनस जेड, ये फार्मूला है न्यूट्रॉन को निकालने का। यानी परमाणु भार में से हम परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमको न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो हमसे यहाँ यही पूछा हुआ है कि भाई आपको बताना है कि कितने न्यूट्रॉन हैं। तो 3 में से क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले में से 3 में से 1 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 2, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किस में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक परमाणु पर धन आवेश रहता है, जो परमाणु पर धन आवेश रहता है, जो परमाणु का धन आवेश रहता है वह कहाँ रहता है। धन आवेश का मतलब है कि प्रोटॉन, परमाणु में जो प्रोटॉन है वह कहाँ रहते हैं भाई। तो हमने आपको बताया कि रदरफोर्ड ने बताया था, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकरण के प्रयोग से पता चला था कि जो परमाणु है वो खोखला है, पर उसका जो समस्त द्रव्यमान है वह कहाँ केंद्रित रहता है भाई, एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं भाई, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। पूरा का पूरा इसका द्रव्यमान जो होता है इसी छोटे से स्थान पे केंद्रित रहता है, और इसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या कहते हैं, रहते हैं। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित होता है। ठीक है, तो जो नाभिक का धनावेश होता है, सॉरी जो परमाणु का समस्त धनावेश होता है वह नाभिक क्या होता है, नाभिक पर संकेंद्रित रहता है, यानी नाभिक में रहता है, नाभिक में रहता है। ठीक है भाई, नाभिक पे संकेंद्रित मतलब नाभिक के अंदर रहता है। ठीक है, नाभिक के अंदर, संकेंद्रित मतलब समान केंद्र में, उसके केंद्र पे रहता है। संकेंद्रित मतलब केंद्र पे रहना। तो नाभिक का जो समस्त द्रव्यमान होता है वह कहाँ रहता है, उसके केंद्र पे, यही है, यहीं पे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो ये हमारे 25 MCQ क्वेश्चन थे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से थे। अगले पार्ट में हम और आगे लाएंगे बोहर थ्योरी पे MCQ क्वेश्चन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, इन सारे मतलब टॉपिक पे MCQ। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए केम आइडिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक